फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। तो ये पार्ट 2 है सीओपीडी का। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी अलग डिस्कस करेंगे और एम्फाइसीमा के अलग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि ड्यू टू कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी, तो जितने भी कारण है सीओपीडी के, जैसे कि स्मोकिंग हो गया है, एयर पोल्यूशन हो गया है, केमिकल्स का फ्यूम हो गया है, या बर्निंग का डस्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं स्मोकिंग के कारण खासकर, ठीक है, जो मेन फैक्टर है सीओपीडी का वो क्या है, स्मोकिंग। तो और भी जो अन्य पार्टिकल्स है उससे क्या होता है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोकिंग के पार्टिकल्स है, वो हमारे ब्रोंकस में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रैक किया है, दो भागों में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स है इनमें जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायग्राम है ये मैंने किसका लिया है, ब्रोंक्यूल का लिया है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, उसको अगर कट कर देंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि ड्यू टू कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी, स्मोकिंग या फिर डस्ट पार्टिकल जो भी इसके कारण है, उससे क्या होता है, कंटिन्यूअल ब्रोंकल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल अगर लंबे टाइम तक हम इसके एक्सपोजर में हैं, लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं और बहुत सालों के लिए कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रोंकस है उसमें लगातार इरिटेशन होगी, ठीक है। अगर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल लंबे टाइम के लिए आते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वहां पर इरिटेशन होगी, वहां पर इन्फ्लामेशन भी होगा, ठीक है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो जो हमारा ये ब्रोंकस का मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर की जो लेयर है म्यूकोजा लेयर है, उसमें गोबलेट सेल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड भी है, गोबलेट सेल्स भी है और यहाँ पर सीलिया लगे हैं। तो इन्वायरमेंट से जो हम इनहेलेशन करते हैं डस्ट पार्टिकल्स का, तो यहाँ पर ये गोबलेट सेल और म्यूकस क्या करता है, उसको यहाँ पर गीला कर देता है, उसको यहाँ पर वेट कर देता है, ठीक है। म्यूकस निकाल के, कोई सिक्रेशन निकाल के उसको वेट कर देगा और सीलिया क्या करेगा, एक अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू उस डस्ट को जो हमारे ब्रोंकस में आ रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ रहा है, उसको हमारे ईसोफेगस में वापस फेंक देगा, ठीक है। और वहां से हमारे माउथ से वो बाहर स्पिट हो जाएगा, उसको हम थूक देंगे बाहर। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, बट अगर कोई बहुत स्मोकिंग कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे। अब इतने सारे यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, इतने सारे यहाँ पर जो स्मोकिंग के पार्टिकल्स अगर वो इकट्ठा होते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद वो हमारे ब्रोंक्यूल्स को, हमारे ब्रोंकस को वहां पर इरिटेशन शुरू कर देगी, वहां पर इन्फ्लामेशन शुरू कर देंगी, ठीक है। अब इतने सारे पार्टिकल्स को तो पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा सीलिया बाहर फेंक दे, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी इरिटेशन होती है, उससे क्या होता है, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन। अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब म्यूकस भी बहुत सारा सिक्रेट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर धीरे धीरे म्यूकस अधिक बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे जो म्यूकोजल ग्लैंड है, हमारे जो गोबलेट सेल्स है, वो बहुत अधिक म्यूकस निकालना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, हाइपरप्लेशन, हाइपरट्रॉफी ऑफ गोबलेट सेल्स, ठीक है। अब लगातार ये पार्टिकल्स आए जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे सेल्स के अंदर भी परिवर्तन होगा, उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो अब यहाँ पर जो गोबलेट सेल्स होंगे उसमें हाइपरप्लेसिया होगा। हाइपरप्लेसिया मतलब होता है सेल्स का नंबर बढ़ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ताकि ये बहुत सारा म्यूकस निकाल सके और डस्ट पार्टिकल को वेट कर सके, उसको गीला कर सके। और इसके अलावा सेल्स यहाँ पर क्या करती है, हाइपर ट्रॉफी भी करती है। हाइपरट्रॉफी मतलब होता है अपना साइज को बड़ा कर देना, और यहाँ पर ये म्यूकोजल ग्लैंड और गोबलेट सेल्स साइज में बड़ी हो जाएंगी ताकि मैक्सिमम अमाउंट में म्यूकस को बाहर निकाल सके। फिर क्या होगा, म्यूकस ट्रैप्ड इन ब्रोंकल बिकॉज सीलिया ऑफ गोबलेट सेल गेट शॉर्ट, ठीक है। अब इतना सारा म्यूकस बन रहा है, इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो बेचारे जो ये सीलिया लगे हुए हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो लगे हुए हैं गोबलेट सेल के ऊपर, वो धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाएंगे। इस डस्ट पार्टिकल के इरिटेशन से और इतने सारे म्यूकस से ये सीलिया छोटे हो जाएंगे और अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर म्यूकस का प्लग बन जाएगा, ठीक है। जब ये म्यूकस बाहर जा ही नहीं रहा तो इस म्यूकस के अंदर डस्ट पार्टिकल भी ट्रैप्ड है, ठीक है। तो ऐसे म्यूकस का प्लग बन जाएगा। अब अधिक अगर बलगम बनेगा तो उसमें बैक्टीरिया भी अधिक उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया भी अधिक बन जाएंगे। तो यहाँ पर एच इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया उस म्यूकस को, उस बलगम को खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी अधिक इन्फेक्शन हो जाएगा। तो
आप देख सकते हो किस तरह से जो ये फैलम है, ठीक है, ये हल्के हल्के करके हमारे पूरे ब्रोंक्यूल्स को घेर देता है। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स को इतने अच्छे से फैलम ने घेर दिया है, साथ में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो गया है, डस्ट पार्टिकल और भी इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और धीरे धीरे जो ब्रोंकस है वो अगर ऐसे है, ठीक है, तो धीरे धीरे इनमें स्पाज्म होना शुरू हो जाएगा, ये बहुत नैरो हो जाएंगे। ठीक है, और अब अंदर की तरफ एयर आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, ना अंदर की तरफ एयर आ पाएगी ना बाहर जा पाएगी, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो गया, जो एयर आ रहा था उसमें रुकावट हो गई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकल एडिमा, और धीरे धीरे ये ब्रोंकस यहाँ पर सूजना भी शुरू हो जाएंगे। इतना इन्फ्लामेशन, इतना इरिटेशन हो रहा है कि इनमें स्वेलिंग भी आ जाएगी, स्वेलिंग के कारण ये और भी नैरो हो जाएंगे। फिर क्या होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और पेशेंट किस में चला जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। एक और कारण यहाँ पर होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई इरिटेशन या इन्फ्लामेशन होता है तो हमारी बॉडी सोचती है बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, अब हमको उस पर अटैक करना है। ठीक है, बॉडी अपना खुद का रिस्पॉन्स लेती है यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंकल इरिटेशन, इन्फ्लामेशन होगा, डस्ट पार्टिकल से अधिक म्यूकस सिक्रेशन होगा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ठीक है, यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स लेगी, जिसमें साइटोकाइंस निकालेगी, माइक्रोफेजेस निकालेगी, बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, कोई एंटीजन, डस्ट पार्टिकल बाहर क्या है, एंटीजन है, वो बाहर से आ रहा है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज निकालती है, फाइट होता है उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर साइटोकाइंस, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल सब निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एम्पलीफाई इन्फ्लामेशन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, इससे होता कुछ नहीं है, वहां पर फाइट वगैरह होगी, वहां पर क्या होगा, इस ब्रोंकस को ही और अधिक नुकसान होगा। ठीक है, इस ब्रोंकस को ही और अधिक झेलना पड़ेगा, तो वहां पर और ज्यादा इन्फ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और वहां पर जो ब्रोंकस का पहला जो डायग्राम था उसमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा, वहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर फाइब्रोस बनना शुरू हो जाएगा, मतलब ये और अधिक थिक हो जाएगा, और अधिक मोटा हो जाएगा, यहाँ पर स्कारिंग हो जाएगी सेल्स की। ठीक है, यहाँ पर ये टूटना शुरू हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगा, ये जो ब्रोंकस है अपनी इलास्टिसिटी भी खो देगा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर स्कारिंग, फाइब्रोसिस के कारण दोबारा क्या होगा, इन्फ्लामेशन, स्ट्रक्चर चेंजेस लाइक फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग होगी, जो कि किसको लीड करेगी, अगेन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को लीड करेगी। दूसरी कंडीशन क्या थी सीओपीडी में, एम्फाइसीमा, सेम रीजन वही है, जो हम स्मोकिंग करते हैं, डस्ट पार्टिकल है या कोई फ्यूम्स पार्टिकल है, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे, बट अगर किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की, जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें लिवर ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला प्रोटीन है, वो बना ही नहीं पाती है। ठीक है, वो बना ही नहीं पाती है, तो जैसे स्मोकिंग डस्ट पार्टिकल हमारे एल्वुलाई में आएंगे, ठीक है, हमारे ब्रोंकस में आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी दोबारा से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकालेगी, जैसे कि साइटोकाइंस, न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस, और यहाँ पर जितने भी ये साइटोकाइंस निकल रहे हैं, एंटीबॉडीज निकल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स निकल रहे हैं, ये साथ में एक प्रोटीन रिलीज करेगी जिसका नाम है प्रोटीएज इलास्टेज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक प्रोटीएज, एक एंटी प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम है प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करना, और एंटी प्रोटीएज का काम है उसको रोकना। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं तो हमारी बॉडी की न्यूट्रोफिल्स, हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो प्रोटीज बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब प्रोटीज क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, और जो हमारा एल्वुलाई होता है, सपोज हमारा एल्वुलाई है, ठीक है, ये एल्वुलाई का मैंने डायग्राम यहाँ पर लिया है, एल्वुलाई जो होता है वो प्रोटीन से ही बना है। ठीक है, वो इसलिए इतना इलास्टिक होता है, जैसे इसके अंदर ना गैसेस एक्सचेंज होती है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। ठीक है, अगर ये प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो ये अपनी इलास्टिसिटी खो देगा, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिखाएगा ब्रोंकस है, यहाँ पर बहुत सारे मैंने एल्वुलाई बनाए, तो एल्वुलाई में एक्चुअली होता है क्या, गैसेस एक्सचेंज होती है, जो हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली वो एल्वुलाई के अंदर आएगा, और जो हमारे ब्लड में CO2 है वो वापस से एल्वुलाई में जाएगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा एल्वुलाई में वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी को मिल जाएगा। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, वो क्या है, हमारी एल्वुलाई है।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वहां से भी इलास्टेज क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जो कि इस प्रोटीन को नष्ट कर दे, इस प्रोटीन को तोड़ देगा। और अगर जो पर्सन है उसमें ऑलरेडी जेनेटिक कॉज है, मतलब उसके अंदर पहले से डेफिशिएंसी है एंटीट्रिप्सिन की, एंटीट्रिप्सिन रोकता है, ठीक है, इस चीज को, इनमें बैलेंस होता है ना, प्रोटेज एंटी प्रोटेज में बैलेंस होता है। एक तो यहाँ ऑलरेडी जो है प्रोटेज रिलीज हो रहा है जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा, ऊपर से पर्सन के अंदर क्या है, अगर कोई पर्सन है उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, जेनेटिक डेफिशिएंसी है। फिर क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एल्वुलर वॉल, ये एल्वुलाई अपनी इलास्टिसिटी, अपना लचीलापन खो देगा, क्योंकि तभी तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, मतलब ये ऐसे जब क्या करता है, गैसेस को लेता है तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर अपना लचीलापन होता है। बट यहाँ पर प्रोटेज बनने के कारण इसने अपना पूरा का पूरा इलास्टिसिटी खो दिए, इसकी वॉल में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, इसकी वॉल टूटनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, फ्लॉपी एल्वुलाई लेस एबल टू रिक्वायर, अब ये मतलब फैल जाएंगे ऐसे, देखो ये बहुत सारे एल्वुलाई आपस में से मिल जाते हैं, इस तरह से फ्लॉपी हो गए, मतलब इन्होंने अपनी इलास्टिसिटी खो दी है, ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे हमारे लंग्स के अंदर, और ये अब ढंग से रिक्वाइल नहीं हो पाएंगे, अपना आप वापस उसी शेप में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, इनमें रिक्वाइलिंग की पावर नहीं होगी, वापस से उसी स्टेज में नहीं आ पाएंगे। फिर क्या होगा, एयर ट्रैपिंग इन लंग्स लीड्स टू हाइपोक्सिन हाइपरकैप्निया, अब यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज ढंग से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, बट एल्वुलाई ढंग से काम ही नहीं करे तो बॉडी को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा, लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एल्वुलाई में हाइपरकैप्निया हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 है हमारे ब्लड में वो तो बाहर जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाएगा और पेशेंट के अंदर हाइपरकैप्निया, अधिक मात्रा में CO2 को बढ़ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइपरकैप्निया हो जाएगा, और उससे क्या होगा, अगेन लीड्स टू एम्फाइसीमा, जब एल्वुलाई आपस में फैल जाएंगे, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिससे कि हमारे लंग्स में इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े पॉकेट बन जाएंगे, और हमारा लंग्स का साइज भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है, लंग्स भी फूले फूले लगेंगे, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, इसी को ही बोलते हैं एम्फाइसीमा। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। तो सीओपीडी वाले पेशेंट में कौन कौन से लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, तो पहला जो यहाँ पर सिम्टम है, साइन है, वो है परसिस्टेंट कफ, लगातार पेशेंट को खांसी बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसके जो ब्रोंकाई है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, वहां पर जो म्यूकस है वो इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, और सीलिया उस म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि सीलिया का साइज भी छोटा हो गया है, ठीक है, इसलिए पेशेंट लगातार खांसी करेगा ताकि जो बलगम है, वो फैलम है, उसको बाहर निकाल सके, इसलिए पेशेंट को यहाँ पर लगातार खांसी बनी रहेगी। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को सांस की कमी होगी, उसको डिस्निया कंडीशन यहाँ पर होगी, ठीक है, उसको सांस में दिक्कत आएगी, एल्वुलाई में ढंग से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बनी रहेगी, ठीक है, उसको सांस लेने में, सांस छोड़ने में डिफिकल्टी होगी। फिर है नेक्स्ट टाइटनेस इन द चेस्ट, पेशेंट को लगेगा उसके चेस्ट में बहुत हैवीनेस है, भारीपन है, टाइटनेस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां के जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, उनका जो स्ट्रक्चर है वहां पर फाइब्रोसिस हो चुका है, वहां पर स्कारिंग हो चुकी है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन है, वहां पर इरिटेशन है, एक तो इस कारण। दूसरा क्या है कि एल्वुलाई ढंग से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो एयर ट्रैप है, मतलब जो ऑक्सीजन और CO2 है वो किसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, एल्वुलाई के अंदर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, और लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब पेशेंट सांस को अंदर खींचने की कोशिश करेगा या बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसको अपनी चेस्ट में बहुत टाइटनेस फील होगी, बहुत भारीपन फील होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रैपिड ब्रीथिंग, पेशेंट फटाफट से सांस लेने की कोशिश करेगा, 16 to 20 ब्रेथ जो है वो नॉर्मल रेट है ब्रीथिंग की, बट पेशेंट यहाँ पर फटाफट से क्या करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं टैकीपीनिया, मतलब फटाफट सांस लेना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ढंग से ब्लड में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है एल्वुलाई में, ठीक है, बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट फटाफट से क्या करेगा, ब्रेथ को लेने की कोशिश करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, ओके। फिर है यहाँ पर वीजिंग, पेशेंट के चेस्ट से जब पेशेंट एयर को बाहर छोड़ेगा, ठीक है,
जब पेशेंट एयर को बाहर छोड़ता है उस टाइम पे विसल की साउंड आना, मतलब सीटी के जैसे आवाज आना। तो जब पेशेंट सांस को बाहर छोड़ेगा तो उसके नोज से, उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे एक सीटी की आवाज आएगी, क्योंकि जो ब्रोंकाई है, जो ब्रोंक्यूल्स है, उनमें ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, वहां पर एडिमा, इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो जो पाथवे है, जो रास्ता है, ये बिल्कुल पतला हो चुका है, नैरो हो चुका है, जिससे ढंग से गैस अंदर आ नहीं पाएगी, ऑक्सीजन ढंग से अंदर आ नहीं पाएगी और CO2 बाहर जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो रास्ता पतला होने के कारण वहां से एक विस्लिंग साउंड आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो विस्लिंग साउंड आती है ये जब पेशेंट बाहर ब्रेथ छोड़ता है उस टाइम पे आती है। बट जब COPD और भी खतरनाक कंडीशन में बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ही मतलब बेकार कंडीशन में आ जाता है, उस टाइम पे इनहेलेशन के टाइम पर भी, जिस टाइम पेशेंट सांस ले रहा है और जिस टाइम छोड़ रहा है, दोनों बार जो सीटी की आवाज आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ऑब्वियसली ज्यादा म्यूकस पेशेंट का बनना शुरू हो जाएगा, बहुत अधिक बलगम पेशेंट का बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूकस ग्लैंड है, जो गॉबलेट सेल है, उन्होंने बहुत अधिक सिक्रेशन शुरू कर दिया है म्यूकस का। ठीक है, बहुत अधिक स्टिकी सब्सटेंस का, म्यूकस का सिक्रेशन कर दिया है, क्योंकि उनका वहां पर साइज बढ़ चुका है, वहां पर वो हाइपरट्रॉफी भी हो चुकी है और वहां पर सेल का नंबर भी बढ़ चुका है, हाइपरप्लेसिया भी वहां पर हो चुका है। इस वजह से मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा। और जो ये म्यूकस बनेगा, जो ये बलगम बनेगा, ये व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है, येलो भी हो सकता है या फिर ग्रीनिश भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी रूप में ये बलगम, ये जो फैलम है, ये हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सट्रीम फैटिग। ऑब्वियसली पेशेंट को बहुत थकान होगी, उसे बॉडी में एनर्जी लेस फील होगा, वीकनेस फील होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ढंग से जो है ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है, ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी की पूरी सेल्स को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और सेल अपना ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी, बॉडी अपना ढंग से मैकेनिज्म नहीं कर पाएगी और सेल से ATP फॉर्म की एनर्जी भी नहीं मिलेगी और पेशेंट को बिल्कुल वीकनेस लगेगा। ठीक है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन जब जा ही नहीं पा रहा है तो पेशेंट को दिन भर थकान फील होगी। ठीक है, उसे बहुत कमजोरी आएगी। फिर है वेट लॉस। और जब पेशेंट को थकान फील होगी, उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, पेशेंट को भूख लगना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि दिन भर वो सांस को खींचने में और बाहर छोड़ने में उसकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। ठीक है, तो पेशेंट को भूख भी नहीं लगेगी और इतनी वीकनेस के कारण पेशेंट का वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर है फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट को है, एम्फाइसीमा है, मतलब COPD पेशेंट को कंप्लीट है, ठीक है, तो उसका पहले से लंग इतना डैमेज हो रखा है, तो जो अन्य बीमारियां हैं लंग्स की, जैसे कि निमोनिया हो गया, ठीक है, तो जो अन्य बीमारियां हैं लंग्स की, वो फटाफट लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब पेशेंट के ढंग से इम्यूनिटी भी ढंग से काम नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पर ब्रोंक्यूल्स ऑलरेडी इरिटेट हो चुकी है, ब्रोंक्यूल्स में ऑलरेडी फाइब्रोसिस हो चुका है, एल्वोलाई ढंग से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रही है। तो पेशेंट को जो बाहर का इन्फेक्शन है, जैसे कि फ्लू हो गया है, कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम हो गया है, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो पेशेंट को फटाफट से जो लंग इन्फेक्शन है वो भी लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पेशेंट को बाकी जो लंग इन्फेक्शन है वो भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बैक्टीरिया भी उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। जब भी लंग्स में फैलम बलगम बनता है तो उसको खाने के लिए, उसको ईटिंग करने के लिए वहां पर H इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हीमोटाइसिस। जब पेशेंट बलगम करेगा, खराश मतलब बाहर निकालने की कोशिश करेगा अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, ज्यादातर पेशेंट को जो खांसी बनी रहेगी वो सुबह के टाइम पे बनी रहेगी और पेशेंट उस खांसी को, उस बलगम को बाहर निकालने के लिए खराश करेगा। ठीक है, जैसे वो खराश करेगा या गार्गलिंग करेगा मॉर्निंग में, तो उसके बलगम में, उसके फैलम में ब्लड निकल सकता है, स्पुटम में ब्लड निकलना, थूक में ब्लड निकलना, उसी को हम बोलते हैं हीमोपेटाइसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर साइनोसिस। साइनोसिस क्यों? क्योंकि एल्वोलाई में गैसेस एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी की सेल्स को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो पेशेंट के फिंगर्स में, उसके टोस के फिंगर में, उसके लिप्स में और नाखूनों के पीछे, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। मतलब उसके जो लिप्स है, उसके जो फिंगर है, उसके जो टोज है, वो नीले पड़ जाएंगे।
ये लास्ट, ये पेरिफेरी है ना, मतलब हमारी बॉडी का लास्ट जो सेल है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहां पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के। फिर है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। अब पेशेंट इतना खांसता रहेगा, उसको हर टाइम खांसी आती रहेगी, पूरा ध्यान तो उसका किस पे, अपने लंग्स पे, मतलब मैं किस तरह से सांस लूं, किस तरह से छोड़ूं, उसको लगातार खांसी आ रही है। तो वो कहीं पर, अगर कहीं पर बैठा है, मतलब कोई सेमिनार कर रहा है या कुछ लोगों के बीच में डिस्कशन कर रहा है, तो उसको लगातार बोलने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको लगातार खांसी आ रही है अंदर से, ठीक है। उसको लगातार बलगम बन रहा है, उसको बाहर निकालना है, तो पेशेंट को बोलने में, साथ में किसी के जाने में भी डिफिकल्टी होगी उसको बोलने में, ठीक है। फिर है डिक्रीज मेंटल अलर्टनेस। ऑब्वियसली पूरी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हमारे ब्रेन तक भी ऑक्सीजन बहुत ही कम पहुंचेगा, और अगर ब्रेन को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो पेशेंट को अलर्टनेस, मतलब जो पेशेंट कॉन्शियस है उसको लगेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, वो पूरी अलर्टनेस खो देगा, मतलब उसका ध्यान हमेशा कफ में रहेगा, ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से उसकी ब्रेन की जो वर्क है, मतलब कंसंट्रेशन है, ब्रेन की जो कॉग्निटिव फंक्शन है, वो सारा खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सोचना, समझना, वो सब उसका कुछ टाइम बाद खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी फील होगी, ठीक है, उसको रेस्टलेसनेस फील होगी, चिड़चिड़ापन फील होगा, उसको डिप्रेशन भी आ सकता है, क्योंकि डिजीज जो क्रॉनिक, ये ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी है, इसको मतलब ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, इसलिए इसको पेशेंट में लास्ट में डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर है हार्ट प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली अगर जो लंग्स है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो वेन्स और आर्टरी है उनमें पल्मोनरी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर वहाँ की वेन्स और आर्टरीज में पल्मोनरी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ढंग से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, तो जो हार्ट है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल, जब राइट वेंट्रिकल कहाँ को ब्लड फेंकता है, लंग्स में, और लंग्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, एम्फाइसीमा की वजह से जो एल्वुलाई ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो लंग्स में जो पल्मोनरी टेंशन है, पल्मोनरी हाइपर टेंशन है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट, जो राइट साइड का हार्ट है, वो भी काम करना बंद कर देगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। फिर है इसको यहाँ पर क्या होगा, स्वेलिंग इन एंकल्स एंड फीट, पेशेंट के पैरों में, उसके पाँव में स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, वहां पर एडीमा हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड जो हार्ट का है वो फेल हो चुका है, ठीक है। तो वो सारा ब्लड वापस कहाँ जाएगा, हमारे पैरों में जाएगा, पेशेंट के पैरों में जाएगा, जिसकी वजह से वहां सूजन आ जाएगी। और दूसरा कारण क्या है, क्योंकि ढंग से ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, तो सारा ब्लड फिल्ट्रेशन के कहाँ आता है, किडनी में। अब किडनी को भी ढंग से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो वो अच्छे से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, ठीक है, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और सारा ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे पैरों में, पेशेंट के पैरों में, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो ज्यादातर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पेशेंट के लेग्स में, पेशेंट के फीट में। तो ये था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ सीओपीडी। तो सीओपीडी की यहाँ पर जांच कैसे होगी, सबसे पहले आता है यहाँ पर पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। तो ये सब डिजीज कंडीशन में आता है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री मतलब पेशेंट की जो पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है, पास्ट वाली, और जो प्रेजेंट, जो अभी की मेडिकल हिस्ट्री, वो सारा डाटा हम कलेक्ट करेंगे। उससे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या पहले पास्ट में आपकी कोई सर्जरी हुई है, या आपको कोई डिजीज कंडीशन रही है लंग्स की या हार्ट की, या फिर कोई सी भी डिजीज कंडीशन बॉडी में रही है, ठीक है। आप पहले कहाँ पर काम करते थे, क्या कभी आपने स्मोकिंग करी है, क्या कभी आप पॉल्यूटेड एरिया में बहुत लंबे टाइम तक रहे हो, ठीक है। आपका जो डे रूटीन है वो कैसा है, और आपको किस चीज से एलर्जी है, ठीक है। आपने कोई पास्ट में कोई मेडिसिन ली थी, या फिर प्रेजेंट में अभी के टाइम आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, या फिर अभी कोई आपकी सर्जरी है, ठीक है, या आपकी फैमिली में किसी को कोई कंडीशन रही है लंग्स से या फिर हार्ट से रिलेटेड। तो ये सारा डाटा हम पेशेंट का कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट हेड से लेकर टो तक पूरा एग्जामिनेशन, ठीक है। मेन यहाँ पर हम लंग्स की बात करेंगे, तो लंग्स को ऑस्कल्टेट करके हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो लंग्स में साउंड्स आ रही है, क्रैकलिंग साउंड है, विजिंग साउंड है, या फिर पेशेंट गहरी गहरी सांस ले रहा है, वहां पर खर खर की आवाज आ रही है, वो सारा हम चेक करेंगे।
इसके अलावा पेशेंट का पूरा वाइटल साइन चेक करना है, उसके रेस्पिरेटरी रेट को जो, ठीक है, वो मेन हमको वहाँ पर नापना है कि कितना वो रेस्पायर कर पा रहा है। फिर उसके बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या उसके हाथ पैर नीले हो रखे हैं या उसके पैरों में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ये सारा हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे एक विजुअलाइज इमेज फॉर्म है जिसमें हमें लंग्स की भी और हार्ट की भी कंडीशन पता लग जाएगी, क्योंकि जब लंग्स में कोई डिजीज होती है तो उसका सारा इफेक्ट जो आता है वो कहाँ आता है, हार्ट पे भी आता है। तो अगर हार्ट का साइज या फिर लंग्स का साइज बड़ा हुआ मिलेगा चेस्ट एक्सरे में, या फिर लंग्स में कोई प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, ठीक है, सीओपीडी के कारण, या फिर वो निमोनिया बन चुका है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, तो वो सारा हमको विजुअलाइज हो जाएगा किसमें, चेस्ट एक्सरे में। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों जरूरी है, यहाँ पर हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीओपीडी में ऑलरेडी क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी मात्रा बढ़ा देगा, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो अपनी मात्रा बढ़ा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो उसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म में यहाँ पर आरबीसी की अमाउंट बढ़ जाएगी, जहां पर पेशेंट को एक डिजीज हो सकती है पॉलीसिथेमिया, मतलब आरबीसी का अमाउंट बढ़ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है बॉडी में उसकी कमी है। इसके अलावा भी यहाँ पर ब्लड टेस्ट जरूरी है, ठीक है, उसका कल्चर फाइंड करना, कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर हो रहे हैं, पेशेंट के WBCs कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने अमाउंट में यहाँ पर WBCs निकल रहे हैं, क्योंकि अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसमें WBCs अधिक बनना शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट ब्लड काउंट CBC पेशेंट का चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में यहाँ पर बहुत तरह के टेस्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पायरोमीटर जो पहला टेस्ट है, ठीक है। तो स्पायरोमीटर में डॉक्टर जो बोलता है पेशेंट को कि एक ट्यूब में फूंक मारनी है, ठीक है, उसको मतलब एयर जो आपने डीप ब्रेथ करके इंस्पायर की है उसको आप एक्सहेल करना, उसको आप निकालना है बाहर। तो पेशेंट एक जो नली होती है उसमें फूंक मारता है, जिससे कि जो लंग का पूरा वॉल्यूम है वो उसमें आ जाता है, ठीक है, कि कितनी एयर पेशेंट ने ली है और कितनी बाहर निकाली है। और इससे ये पता लग सकता है हमको कि पेशेंट कितनी जल्दी इंस्पायर कर सकता है और कितनी जल्दी उस एयर को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हमको पेशेंट का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेट पता लग जाएगा। फिर है यहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एल्वुलाई है वहां पर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, वहां पर CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, क्या एल्वुलाई ढंग से मतलब ये एक्सचेंज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, कितने अमाउंट में वहां पर एक्सचेंज हो पा रहा है, ठीक है, एल्वुलाई ढंग से रिक्वायरिंग जो उनकी पावर है क्या वो उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम गैस का जो डिफ्यूजन है, मतलब गैस का जो एक्सचेंज है उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम में हम देखेंगे कि पेशेंट के लंग्स में कितना जो एयर है वो आ पा रहा है, ठीक है, और जब पेशेंट एक्सहेल कर रहा है, जितनी हवा पेशेंट बाहर निकाल रहा है, तो उसके लंग्स में फिर कितना वॉल्यूम जो एयर का वो बच पा रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ हवा तो हम बाहर निकाल देते हैं एक्सपायर करके, बट कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम जो एयर होती है हमारे लंग्स में होनी चाहिए, ठीक है ना, एक नॉर्मल हेल्दी लंग्स में। तो यहाँ पर हम लंग का वॉल्यूम चेक करेंगे। और कई बार क्या होता है कि एम्फाइसीमा में गैस वगैरह ट्रैप हो जाती है, वहीं पर ही CO2 ऑक्सीजन फंस जाते हैं, जिसकी वजह से लंग का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर गैसेस वहीं पर ही ट्रैप हो जाएंगी तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो सारा हमें इससे पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ABG, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। पेशेंट का जो ब्लड है जिसको कि पेशेंट के रेडियल आर्टरी से या फिर फिमोरल आर्टरी से हम लेते हैं, ठीक है, तो ये हम आर्टरी से लेते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि उसके ब्लड में कितना ऑक्सीजन का लेवल है, कितना CO2 का लेवल है, कितना बाइकार्बोनेट का है और कितना बॉडी का pH है। तो ये सभी चीजें नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल 75 से लेकर 100 mmHg से नीचे है, इट मीन्स उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लेवल होना चाहिए, 35 से लेकर 45, ठीक है, 35 से लेकर 45 mmHg होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो पेशेंट के बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन बढ़ सकती है। उसका जो pH है ब्लड का, ठीक है, वो 7.35 से लेकर 7.45 होना चाहिए।
इससे अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा, एल्कलाइन कंडीशन होगी, नीचे आएगा तो एसिडोसिस कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड गैसेस मतलब ऑक्सीजन कितना है उसके ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है उसके ब्लड में, ये सब हम यहाँ पर नापते हैं। फिर यहाँ पर स्पुटम कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का जो बलगम है, जो फैलम है, उसको लैब में भिजवाना देखने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर पनप रहा है, ठीक है, उस बलगम में, उस फैलम में कौन सा बैक्टीरिया है, ताकि उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक दे सके, ठीक है। जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डॉक्टर क्या देगा, एंटीबायोटिक देगा। इसके अलावा ये देखेंगे कि उसके स्पुटम में ब्लड तो नहीं आ रहा है, कितना डैमेज हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया पनप रहा है, कोई नोडुल्स वगैरह तो नहीं हुए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पुटम कल्चर भी पेशेंट का करेंगे। फिर नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। एक छोटा सा प्रॉब होता है, उसको हम पेशेंट के फिंगर पे लगा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर ही उसके अंदर पता लग जाता है कि पेशेंट के जो ब्लड है उसमें कितना सैचुरेशन है ऑक्सीजन का, कितना ऑक्सीजन मिला हुआ है इसके ब्लड में, ठीक है। तो इसमें हमें पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट है उसके ब्लड में, उसका पता लगता है, ठीक है। एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, एक छोटा सा प्रॉब होता है जिसको पेशेंट के फिंगर में लगाते हैं और वो पेशेंट का पल्स वगैरह और पेशेंट का जो सैचुरेशन है, ठीक है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट है उसको बता देता है। फिर है यहाँ पर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन लेवल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें सीओपीडी क्यों हुआ है, क्या पता उनमें कोई डेफिशिएंसी हो, ठीक है। एक प्रोटीन होता है जो कि लिवर से निकलता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोटीन जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर पेशेंट में इसकी कमी है, अगर हमने पेशेंट का ब्लड लिया और उसमें इस वाले जो प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये कम आया, इसका मतलब पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है, ठीक है। इसका लेवल अगर ब्लड में कम रहेगा तो पेशेंट भले ही स्मोकिंग नहीं कर रहा है, बट अगर वो हल्का बहुत पॉल्यूशन में जाएगा या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स उसके लंग्स के अंदर आएंगे तो उसको सीओपीडी जल्दी हो सकता है क्योंकि उसके ब्लड में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी है और ये प्रोटीन जरूरी होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है। फिर है यहाँ पर सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन भी एक तरह का इमेजिंग टेस्ट है जो कि थोड़ा हाई है, मतलब थोड़ा उससे अच्छी इमेज आती है एज कंपेयर टू एक्सरे से। तो ये थे यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारे डिजीज कंडीशन की वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।